बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की बर्बरियत, भारतीय बर्बरियत और जुल्म के बाद जो सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला कोविड-19 की जो वबा फिर फूटी है पूरी दुनिया में और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इससे अफेक्ट हुए हैं, तकरीबन 3 मिलियन के करीब, और 1,80,000 के लोग के करीब जो लोग हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर दुनिया बिजी है, दुनिया मुश्किल से दो चार है कि इस वक्त कोई वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त की जाए। लोगों को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। ये सारा प्रोसेस हो रहा है ताकि इंसानों को महफूज किया जा सके। लेकिन ऐसे में एक ऐसी रियासत भी है, एक ऐसी इंतहा पसंद सोच की हामिल हुकूमत भी है जो न सिर्फ इंडिया के अंदर जो जुल्म बर्बरियत मुसलमानों के साथ कर रही है कोविड-19 को लेकर, बल्कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी कोविड-19 की आड़ में वो जुल्म बर्बरियत कर रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले दिनों इंडियन आर्मी के कॉप्स कमांडर, 15 कॉप्स के कमांडर जनरल बगावली सोमासेकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू 13 अप्रैल 2020 को इंटरव्यू दिया गया था। और इसमें इतना मजाका खेज पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इतना मजाका खेज इल्ज़ाम के कोई भी शख्स सुने तो ना वो अगर वो मेडिकल फील्ड से है तो वो भी इसके ऊपर उसको हंसी आएगी, और कोई कॉमन आदमी है वो भी सुनेगा उसको भी हंसी आएगी। तो उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान एक मंसूबा बंदी के तहत कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों को मकबूजा कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। ये इल्ज़ाम, और जब उनसे सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए आपके पास कुछ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर बात करने के लिए आज हमें 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। उनसे तारुफ करवाते हैं और ये देखते हैं कि कोविड-19 को किस तरह से भारत की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले उन लोगों के खिलाफ जिन्हें 261 दिनों से पाबंदे सलासल किया हुआ है एक ओपन एयर जेल के अंदर। आज हमें ज्वाइन किया इरशाद महमूद साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और पीटीआई के रहनुमा भी हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। टू स्टार्ट विद इरशाद महमूद साहब, ये मजाका खेज बयान नहीं है तो उसे हम और क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी इस लाइन ऑफ कंट्रोल से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि यहाँ कोई 4-5 लेयर्स डिफेंस की हैं, और फिर यहाँ से अगर आप क्रॉसिंग करना भी चाहें तो आपको पता है वहाँ उन्होंने एक वायर लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक वायर, और फिर उसके अलावा ये कि ये कोई 7,000 की फुट की बुलंदी पे पहाड़ी है, कोई चोटी 8,000 फुट की है, उसके ऊपर कोई इंटेंसिव किस्म की जो है डिफेंस की जो लाइंस है ना वो बड़ी इंटेंसिव, हाईली जो है ना आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मिलिट्राइज जोन दुनिया में कोई और नहीं होगा जितना ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं ना दुनिया का जो हाईली मिलिट्राइज जोन है उनमें से एक है। तो अगर कोई भी बंदा जिसको आप ये कहेंगे तो वो सवाई इस बात पे हंसने के हैं, और जैसे कि आपने कहा इस मज़ाक़ खेज़ बात पे और कोई तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फिजिकली आप ये करना भी चाहें तो ये बहुत नामुमकिन बातों में से एक बात है। सेकेंडली, कोविड-19 का जो मरीज होता है उसको तो अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उसको सांस का मसला होता है। और जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने जाते हैं तो आपके जहन में एकदम ये आता है कि भाई ये 6,000 7,000 फुट बुलंदी से जाके आपके क्रॉस करना है। तो जिस बंदे को सांस का मसला होगा, जो चल नहीं पाता, तो वो तो इस बात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको कोविड-19 होगा वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ेगा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, या वो मकबूजा कश्मीर में दूसरे लोगों को मुतासिर करने के लिए जाएगा। यानी ये अगर बहुत ही हाईली डेडिकेटेड बंदा भी हो तो भी वो इस बात का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैंने उनका ये इंटरव्यू देखा, और वो एक इंटरव्यू जो है वो उन्होंने अपना भी मजाक बनाया, अपने इदारों का भी मजाक बनाया, और इस बात का भी कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, हमारे बारे में बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन सेंसिबल बातें ऐसी हों तो जिनका कोई जवाब भी दे सके। इसी तरह एक बात आती है कि जी पाकिस्तान जो है कोविड-19 के मरीजों को मीरपुर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि लाहौर में
इस्लामाबाद में, झेलम में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है जो ज़्यादा मीरपुर में है, और वहाँ मीरपुर में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो मीरपुर में जो कुछ भी छोटा मोटा आपने देखा होगा, हमने देखा कि कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हुए, तो उसकी वजह ज़्यादा ये थी कि लोग इंग्लैंड से बहुत सारे आए हुए थे, और वो भिम्बर में ज़्यादा हुआ, कोई 15 से ज़्यादा लोग वहाँ हैं इस समय मीरपुर में। तो ये इस तरीके से उस रीजन में पहुँचा। लेकिन आपको हैरत होगी कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से कोई 5-6 में तो एक मरीज भी नहीं है, एक मरीज भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर से अगर ना आ पाते, इसकी एहतियात होती, तो ये इतना भी मुतासर ना होता। बिल्कुल आउटसाइडर्स हैं। मैं एलॉन साहब आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा। बीइंग कश्मीरी, आप जियोग्राफी से भी वाकिफ हैं कि जियोग्राफी किस तरह की है, और इंडियन जनरल का जो बयान है, क्या समझते हैं कि भारत की जो फौज है, जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहती है, उसके एक जर्नैल का बयान ये किस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल साइड पे रख के और हिंदुत्व एजेंडे पे कायम रह के ये बात कर रहे हैं? कोई सेंस नहीं है बात करने की? योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल बगावली का जो ये बयान है, बगावली की कहानी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये उसकी काबिलियत पे सवालिया निशान है कि जो अपने आप को प्रोफेशनल फोर्सेस का ऑफिसर कहता है, और उसके बाद इस तरह के मज़ा का खेज बयान देना, ये कोई वर्थ नहीं रखता ये शख्स। चूँकि हिंदुस्तान का रोज़ अव्वल से ही ये वतीरा रहा है कि वो तहरीक आज़ादी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करता आ रहा है, और आज भी ये उसी चीज़ की कड़ी है। जहाँ दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं उसकी चीरादस्तियाँ जो है हनूज जारी हैं। कश्मीर के अंदर कत्ल-गारतगरी जारी है। उसे चाहिए था कि इंसानी बुनियादों पे वहाँ तिब्बी सहूलियात फराहम करता, वहाँ उनको फैसिलिटेट करता। आप देखें सिक्किम्स के अंदर डॉक्टर्स को किट्स फराहम नहीं की गई हैं, उनको इसी तरह से इस हलाकत में डाला गया है। इसी तरह से वहाँ अगर 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल है, लॉकडाउन में है, और आज के इस कोरोना लॉकडाउन के नाम पे जहाँ कश्मीरियों का कत्ल किया गया, नस्लकुशी की गई है, वो भी दुनिया देख रही है। तब हिंदुस्तान अपने इन हथकंडों से कभी कामयाब नहीं होगा। हम अपने हक खुदरात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जहाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी या जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो इसको देख रहा है, 2 दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए हैं। अगर आज की डेट में हिंदुस्तान नहीं सुधरता, बाज नहीं आ जाता, मैं समझता हूँ ये उसकी तबाही के दिन है। जहाँ वो मुसलमानों के खिलाफ भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जो तबलीगी जमात है उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये भारत के मीडिया का हमेशा से ही वतीरा रहा है, आज भी वो इसी तरह के हथकंडे आजमा रहा है। ताम इसमें वो मुकम्मल तौर नाकाम होगा। और हमारे मीडिया को चाहिए कि हकाइक को पेश करे। अगरचे हम प्रोपगेंडा नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं, ताम हमने हकाइक को जो है ना सामने लाना होगा। उस सवाल से हमारा मीडिया जो है बड़ा कमजोर है। सोशल मीडिया पे हमारे नौजवानों को काम करना होगा। फराइज इस पे हम बात करते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। शाह साहब, ये बात आइसोलेशन में कहीं नजर नहीं आती। पहले भी इस तरह की बातें या बयानात सामने आते थे, हमें तो खैर मजाक खेज ही लगते थे, लेकिन इसकी आड़ में कुछ ना कुछ हो रहा होता था। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि इंडिया अब आगे क्या करने जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो इसने एक नैरेटिव बिल्ड करने की और दुनिया को बेचने की कोशिश की? देखिए, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। देखिए, 5 अगस्त को जो हुआ था वो कोई एंड नहीं था किसी गेम का, वो आगाज, स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग, स्टार्ट था। ठीक हो गया। अब उसमें उन्होंने स्टेटूट खत्म कर दिया, आपका जितनी लोकल एम्पावरमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सारी खत्म हो गई। नेक्स्ट फेज पे आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले, उन्होंने एक डोमिसाइल का कानून लाया। उसने जम्मू कश्मीर को ओपन कर दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब कोई भी शख्स वहाँ जाके जो 15 साल का क्लेम रखता हो कि मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, या मेरे बच्चे ने यहाँ से मैट्रिक किया, इंटर किया, या कोई इस तरह की चीज़, तो वहाँ वो ले सकता है। अब ज़ाहिर है कि कश्मीर के जो हालात हैं वहाँ नॉर्मल आम हिंदुस्तानी तो आने से रहा,
और खैर वो मुस्लिम आबादी है, उसमें शहरों में रहना, उन लोगों के साथ भी रहना काफ़ी मुश्किल बात है। अब जो मैं हिंदुस्तानी मीडिया से पढ़ता हूँ और जो कश्मीर में लोग हैं हमारे दोस्त, उनसे बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि ये साबिक जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी बड़ी तादाद को लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास बसाना चाहते हैं। उसकी वजह से इन्होंने ना बहुत इंटेंसिफाई कर दिया। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में 3 दिन तो मुसलसल फायरिंग हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं। और फिर आपने देखा होगा कि उसमें जो वेपन्स हैं, हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई है। वो जो ऐसी बंदूक गन्नों का इस्तेमाल किया गया, मोटर्स का और शेल्स का, जो इससे पहले नहीं किए जाते थे। फिर जो उनके सीनियर कमांडर्स आए, उन्होंने भी उनको कहा कि आपने रिटेलिएशन में कोई देर नहीं करनी है, यानी किसी चीज़ का आपने ये नहीं करना है कि आप ज़रा रुक के कुछ करें। अगर वो एक शेल आप पे कोई फेंकता है तो आप 6 शेल फेंके। तो मेरा ख्याल है ये कि बॉर्डर के एरियाज़ में उनका ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान को भी रिटेलिएशन करनी होती है, इस तरह की जो भी चीज़ हो, तो उनका मेरा ख्याल होगा कि बॉर्डर एरियाज़ जितने ज़्यादा खाली हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे की आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी होगी कि एक बच्चा कश्मीर के अंदर भी मारा गया। जी, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि अंदर भी मार्टर मारे। अपनी फैमिली के लोग कहते हैं कि भाई ये हम तो पता नहीं 15 मील या 10 मील कितने दूर हैं बॉर्डर से, और वहाँ से ना LOC से, तो वहाँ से फायर नहीं आ सकता, तो ये शायद लोकली कोई फायर हमें लग गया है। तो ये चीज़ भी इस बात की इंडिकेट करती है कि शायद जो बॉर्डर एरियाज़ के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं, उनकी सारी वैक्यूएशन वगैरह शायद वो करना चाहते हैं, वहाँ बाहर से लोग ला के आबाद करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का कोई मनसूबा है। क्योंकि डेमोग्राफी चेंज जो है वो एक की एलिमेंट है मोदी की कश्मीर पॉलिसी का, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकती कि जब तक आप बाहर से लोग ला के आबाद करके उनको सिटीजनशिप का, स्टेट का स्टेटस नहीं दे देते। और वो फिर स्टेटस जब उसको मिल जाएगा तो आप देखिए वहाँ अब कोई इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, अभी 1.5 साल के बाद या मे भी 2 साल के बाद वो इलेक्शन करें, तो जब 2 साल के बाद इलेक्शंस करेंगे, जब वो आबादी का जो तनासब है वो अगर जब बदल जाएगा, तो उसके बाद तो इलेक्शन तो उनके लिए बड़ा फेवरेबल होगा, वो अपना बीजेपी का चीफ मिनिस्टर लेके आ जाएंगे। यही असल में अगर आप सारा RSS की थ्योरीज देखें, 47, 48, 49 से जो कश्मीर में, ये तो अगर आप देखेंगे 47 की जंग में भी RSS के लोग इन्वॉल्व थे। जी ऐसे ही जी, उससे पहले से भी ये इन्वॉल्व थे। जम्मू जो है वो RSS का जो है नागपुर के बाद दूसरा बड़ा स्टेशन है। जम्मू जो है दूसरा बड़ा स्टेशन, जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर में, उससे बाद दूसरा बड़ा स्टेशन है हिंदुस्तान पूरे में, तो उनका बहुत ज़्यादा कश्मीर पे फोकस रहा है। बिल्कुल ठीक है। लोन साहब, कुछ टेस्टिंग किट्स की बात हुई थी और ये कहा गया था कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ टेस्टिंग किट्स भेजी हैं ताकि लोगों को टेस्ट किया जा सके, क्योंकि काफ़ी केसेस हैं। आप भी बताएंगे कि कितने केसेस अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा केसेस हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट बताने की कोशिश नहीं कर रही। वो टेस्टिंग किट सिर्फ हिंदू इलाकों में भेजी गई और वहीं पे उनको इंटरटेन किया गया जो हिंदू मेजॉरिटी के एरियाज थे। योर टेक ऑन इट के किस तरह से एक मजमूम साजिश से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को मरने दिया जा रहा है, उनको टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ ना देकर और उन्हें इसी हवाले से बाकी फैसिलिटीज़ ना देकर। प्लीज़। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान जो वहाँ पर कश्मीरियों के नस्ल कुशी पे गामजन है, वहीं इस कोरोना नाम पे जहाँ उसने कहा कि मैंने वहाँ किट्स फराहम की, इसमें कोई हकीकत नहीं। वहाँ जो मेडिकल का शोबा है वो बड़ा मुतासिर है। वहाँ जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या जो दूसरी वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स जो है, जो नर्सेज हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप पढ़ के देख लें। हिंदुस्तान ने उनको अल्लाह जो है ना वो इसी तरह से अल्लाह के रहम करम पे छोड़ा है, चूँकि इंसानियत चीज़ की नाम निशान नहीं है वहाँ पर। हिंदुस्तान एक दरिंदा है जो कश्मीरियों को रोज़ मार रहा है। इस दौरान भी 38 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। आप देखें वहाँ पर 387 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें 55 जम्मू के अंदर हैं और 19 लद्दाख के अंदर है। तो वहाँ लोगों को घरों के अंदर भेड़ बकरियों की तरफ रखा गया है, उनको कोई तबी सहूलियात फराहम नहीं की जाती है। इसी तरह से उनको कहा जाता है कि आप घरों के अंदर रहें, उनको खुर्दनोश की अशिया मैसर नहीं है, उनको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मैसर नहीं है, रोजगार खत्म हो गया है। तो हिंदुस्तान चाहता है कि मैं इसी तरह से उनको दबाऊं और आए रोज उसके जो मजालिम है वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो जम्मू के अंदर उसने फैसिलिटीज जो है वो फराहम की है अपने मेडिकल के शोबे को, लेकिन जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ नाम निशान नहीं है इन चीज़ों का। वहाँ पर अल्लाह के रहम करम पे हैं कश्मीरी। हम चूंकि रोज़ अव्वल से अपने हक और इरादत की बात कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है,
और इससे हम कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तान जितने भी मजालिम हम पे डाले, जितने भी वो बर्बरियत और मजालिम के पहाड़ तोड़े, हमारे हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे। तो लिहाजा हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी न कभी उसके साथ थे न कभी रहेंगे। हमारा जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ है, जो इंशाल्लाह होकर रहे। इशाद साहब, भारत नवाज जो कश्मीरी लीडर्स रहे हैं और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हैं, शेख अब्दुल्ला, फिर उसके बाद फिर उमर अब्दुल्ला जो हैं, ये तमाम जो लोग रहे हैं, इन्होंने 5 अगस्त के बाद से इनकी बर्बरियत देख भी ली और उससे पहले भी वो देखते रहे हैं। क्या इनके लिए ये आई ओपनर नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़ासतौर पर वैली में 80 लाख लोग मुक़य्यद हैं, उनमें से किसी का कुछ पता नहीं कि कौन कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। एक रिसर्च और डेटा के मुताबिक एक डॉक्टर अवेलेबल है मोर देन 4000 कश्मीरीज के लिए, जो कि बहुत ही आई ओपनर है सारी चीज़ों के लिए, और जबकि WHO के स्टैंडर्ड्स पे भी पूरा नहीं उतरते। हाउ यू सी कि किस हद तक उन लोगों के लिए भी एक सबक हो सकता है कि आप कुछ भी करने, ज़बानी कलामी, नारों की हद तक कि भारत के साथ हम जाएंगे, फलां करेंगे, जो रियलिटीज़ हैं वो ये हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। प्लीज़ योर टेक सर। देखिए, आपने बड़ा सही कहा। अगर थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 53 में आपने देखा शेख अब्दुल्ला जो हिंदुस्तान को, जिन्होंने कश्मीर का इंडिया के साथ एक्सेशन कराने में, जो भी सो कॉल्ड है, हलाक कराने में कलीदी रोल अदा किया था, वो अगस्त 1953 में उनको जेल में डाल दिया गया और वो 11 साल तक जेल में रहे। 11 साल तक। अगर आप उनकी पुरानी स्पीचेस पढ़ के देखें, उनकी तहरीरें देखें, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी देखें, तो वो सब ये बताते हैं। मैं इत्तेफाक से आजकल चूंकि करंट आइन है तो घर में पुरानी चीज़ें बंदा देखता रहता है, तो मैं 67 में उनका एक इंटरव्यू जो इंडिया की एक डाइजेस्ट था शबस्तान दिल्ली का, उसका देख रहा था। तो उसमें वो ये कहते थे कि भाई हमने तो जो एक्सेशन किया था ये तो 2-3 सब्जेक्ट्स पे किया था, और वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल था पब्लिक, यानी लोगों ने इसके ऊपर करना था, राय शुमारी के जरिए इसका फैसला करना था। तो इन्होंने हमारे साथ जो है एक पूरा एक ट्रैप करके, एक जाल बिछा के, तो ये सारा हमारे कब्जा कर लिया। बाद में आपने देखा होगा कि खुद उमर अब्दुल्ला ने भी एक आध बार इस चीज़ को मेंशन किया था कि भाई ये एक्सेशन तो बड़ा लिमिटेड सा था, आपने तो पूरी सारी चीज़ कब्जा कर ली है, सब कुछ हमारे हाथ से ले लिया, हमें मुकम्मल तौर पर डिसएम्पावर कर लिया। अभी उमर अब्दुल्ला की आप बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की कर रहे हैं, मुफ्ती महबूबा की कर रहे हैं। इन लोगों की आंखों के सामने डिसएम्पावरमेंट का एक ऐसा प्रोसेस हुआ है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये हम सब कुछ इवन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले ली गई। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम स्पेन, कश्मीर जो है वो दूसरा स्पेन बनने की तरफ जा रहा है या दूसरा फ़लस्तीन बनने की तरफ जा रहा है। और ये जो बात हम कहते हैं ना, ये कोई रेटरिक नहीं है, लफाजी नहीं है, हम खुद देख रहे हैं। वैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं। अभी गवर्नर ने वहाँ एक मीटिंग की थी जिसमें उसने कोरोना पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे सरकार का, तो उसमें कोई 25-30 लोग बैठे थे, उनमें से सिर्फ एक मुसलमान ऑफिसर था, एक मुसलमान ऑफिसर था। आप सोचें, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर। तो जो उनकी थी, पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसएम्पावरमेंट किया, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की है, अब आपकी इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट हो रही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी डिसएम्पावरमेंट हो गई है, पुलिस के अंदर भी डिसएम्पावरमेंट हो गई है। पहले कश्मीर में, लोन साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, जितने टॉप ऑफिसर्स होते थे, पुलिस के टॉप ऑफिसर्स होते थे, नीचे तो होते ही थे, वो सारे मुसलमान होते। अब क्या है, अब आपको उन्होंने ये नया कानून लाया है डोमिसाइल का, ग्रेड 3-4 तक की जो जॉब्स हैं वो लोकल लोगों को मिलेंगी, और लोकल में भी अगर हिंदुस्तानी कोई लोकल बन गया तो वो भी लोकल हो जाएगा, लोकल, हाँ लोकल। तो बाकी सारी जॉब्स हैं अक्रॉस द इंडिया 130-135 करोड़ लोगों के लिए खोल दी गई हैं। आप मुझे बताएं, वो जितना लार्जर कंपटीशन होगा उसमें कौन सी शफाफियत होगी, क्या होगा जब स्टेट का एक अपना माइंड हो, एक टिल्ट हो, एक रुझान हो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएम्पावरमेंट भी है। अब आप आबादी का तनासब भी बिगाड़ने की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त है कि कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है वो इस चैलेंज को समझे, इसका इदराक करे और कोई कॉमन ग्राउंड डेवलप करे, क्योंकि ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को मुतासर नहीं कर रहा है, ये सारे लोगों को मुतासर करेगा, सबको यकसा तौर पे डिसएम्पावर करेगा और सबको जो है वो बेहाल कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, वो इस चैलेंज को मिल के फेस करें, सिवाय उन स्टूजीज के जो कि अल्ताफ बुखारी की शक्ल में अब हमें नजर आ रहे हैं। वानी साहब, अब दुनिया के इम्पैक्ट के ऊपर आते हैं। दुनिया ने
यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी बात की है, OIC के प्लेटफॉर्म पे भी बात हुई है। मजीद क्या करना है, क्योंकि दुनिया को अपने चैलेंजेस भी हैं। कोविड-19 से यूरोप और अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ पे पावर सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। हाउ यू सी कि इन सारे हालात के अंदर दुनिया इंडिया को किस तरह आईना दिखा सकती है, रोक सकती है? इसमें हमने यहाँ से काम करना होगा। अगरचे श्रीनगर के अंदर इस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप कल की डेट में देखें, वहाँ पर जो 2 जर्नलिस्ट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ खातून है मसरत जहरा और पीरज़ादा आशिक के खिलाफ उन्होंने यही कि उन्होंने कश्मीर की दर्द की कहानी पेश की है। वहीं हमने सोशल मीडिया पे काम करना होगा। गवर्नमेंट ने दुनिया के अंदर अपने जो हमारे डेस्कर्स हैं डिप्लोमेटिक, उनको फाल करना होगा। और वहीं हमने जो मीडिया हमारा है उस पर हमने कश्मीर के हवाले से हकाइक को सामने लाना होगा। तो दुनिया भी अब इस वक्त देख रही है इस तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर UN सेक्रेटरी जनरल का भी स्टेटमेंट आया आलमी रहनुमाओं के, तब हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह दुनिया जाग जाएगी। अगर हम पिछले 8 महीनों से लॉकडाउन में थे और आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। वहीं हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इसको शद मद से उठाएंगे, हमें अब आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के तसल्लुत को हम किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करते हैं और न इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है शाह साहब, वेरी ब्रीफली, इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मीरठ के अंदर जो वहाँ पे सब्जी फरोश हैं, दुकानदार हैं मुसलमान, उनसे अशिया खरीदी नहीं जा रही, ये कहकर कि ये कोविड-19 लाने वाले हैं, और तबलीगी जमात पे किस तरह से हमले वहाँ पे हो रहे हैं, ये सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, जो इसने इस सारी सूरत हाल ने तो इंडिया का जो सेकुलर लिबरल चेहरा था उसको एक्सपोज किया, जो डेमोक्रेटिक था। यही नहीं है, आपको मैं एक और बात बताऊं, जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसी तरह की गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि जी बीमारी तो आ जाती है, लेकिन हमें असल कंसर्न ये है कि बीमारी फैला कौन लोग रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो ये पूरा एक माइंडसेट है जो RSS का है, जो हिंसा पसंदों का है, वो इंडिया के अंदर रोज़ बरोज़ उसका गलबा होता जा रहा है। मीडिया में भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं, सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप देखिए, जब कोई रियासत इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू हो जाती है तो ये बहुत ओवरवेलमिंग ट्रेंड बन जाता है, ये बहुत ख़तरनाक है। पहले भी ये था, ऐसी बात नहीं थी। दिन के बाद एक बयान जारी किया कि कोविड से किसी रिलीजन या उसको मंसूब ना किया जाए। अब देखें कितने दिन बाद, जब ये इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे जा चुका था। वो देखिए, वही मैं कह रहा था कि जब स्टेट जो है ना इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती है या उनके लिए खामोशी इख्तियार कर लेती है, तो फिर ये पब्लिक जो है वो उसमें वो फर्दर वो जो है तेज़ी के साथ जो है ये अलाउंस मिल जाता है, मौका मिल जाता है, और इस तरह के ग्रुप जो है बहुत मजबूत हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमें सरकार की जो है वो सरपरस्ती हासिल है। तो यही असल में हिंदुस्तान का मसला हुआ। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि दुनिया भर में ये कंसर्न है कि भाई हिंदुस्तान किस रास्ते पे जा रहा है। पहले हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया जाता था। हम देखते थे इंटरनेशनल मीडिया हो, जितने भी लोग हों, कहते थे दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी किसी और जमहूरी मुल्क की नहीं है। लेकिन अब सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जिस रास्ते पे जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उसके पूरा रीजन भी डिस्टेबलाइज हो सकता है, और पूरी दुनिया में के जो राइट विंग के लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर जो इस्लामी फोबिया को जो फैलाने वाले ग्रुप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन यूरोप में, उनको भी इन चीज़ों से सपोर्ट मिल रही है, वो भी इनसे मुतासिर हो। बिल्कुल ठीक है। इरशाद महमूद साहब और अब्दुल हमीद लोन साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल डिस्कशन टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे। और नाज़रीन, अगर हम बात करें इंडियन आर्मी जनरल की इस बयान और इस इंटरव्यू के हवाले से, तो यकीनन इस इंटरव्यू के देखने के बाद जनरल साहब खुद हंसी से लोटपोट हो रहे होंगे कि उन्होंने क्या बात कह दी है और जिसका सबूत उनके पास नहीं है। इंतहाई मजाक खेज, और इंडियन आर्मी का जितना मजाक पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है उसका जो बायस है वो खुद इंडियन आर्मी जनरल हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और जहाँ तक इंडियन मुसलमानों का ताल्लुक है तो उस हवाले से अब अच्छी बात यह है कि मुस्लिम दुनिया से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान के अलावा भी। UAE की रॉयल फैमिली से एक खातून है शेखा, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें जो इस्लामिक फोबिक किस्म की ट्वीट्स इंडिया की जानिब से आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर UAE से किसी किस्म की कोई ऐसी ट्वीट निकल आती है तो फिर वो शख्स जो है वो UAE में रहने के काबिल नहीं है, बल्कि उसे UAE छोड़ देना चाहिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इस्लामिक ममालिक से भी इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।